हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा अवस्थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आपने मेरे पहले वीडियो को इतना अपनापन दिया, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ उस पर आपने मुझे रिव्यूज भी दिए, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसमें आर्टिकल 1, पार्ट फर्स्ट का आर्टिकल 1 किस चीज की बात करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो हमारा जो यूनियन है उसका नेम क्या होगा और टेरिटरी क्या होगी? तो आर्टिकल फर्स्ट का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया क्या है? इंडिया मतलब हमारे जो देश है उसका नाम क्या है? हमारी यूनियन का नाम क्या है? इंडिया, ठीक है, जिसको हम लोग भारत भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आपको पता है यहाँ पर शैल बी क्यों यूज किया गया है और यहाँ पर यूनियन टर्म ही क्यों यूज किया गया है? शैल बी और यूनियन, इनका रीजन ये था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट हो रही थी तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फेडरेशन नहीं, हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि हम में से कोई भी राज्य संघ से मतलब यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं रखता, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को अलग कर सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि वो उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, राइट। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में किसी भी राज्य का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो हमारे संघ का पार्ट बनेंगे। बट इंडिया में क्या है? इंडिया खुद में ही एक राज्यों का एक संघ है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उनकी रीजनिंग ये थी, इसलिए इंडिया क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी का मतलब इसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है, कि हमने बाद में कर दिया कि नहीं हम अग्रीमेंट के थ्रू अलग हो जाते हैं, नहीं, वी कांट डू दिस, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है, या फिर कौन कौन सी चीजें बेसिकली यूनियन टर्म में इंक्लूडेड है? तो कौन कौन सी है? जो हमारा क्लॉज 2 है आर्टिकल 1 का, वो क्या कहता है? जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनका जिस तरह से नाम फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है वो सब क्या है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो भी इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो किन स्टेट्स का यूनियन है? जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। अब क्या आता है? हमारा क्लॉज 2 हो गया। क्लॉज 3 ये बात करता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड क्या क्या है। तो क्या क्या इंक्लूडेड है टेरिटरी ऑफ इंडिया में? हम लोग जनरली भी ये सब जानते हैं, और नहीं भी अगर जानते हैं तो क्या क्या इंक्लूडेड है? हमारे यहाँ राज्य है, मतलब स्टेट्स। दूसरा क्या है? यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जिनपे डायरेक्टली यूनियन का कंट्रोल होता है। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। एक्सेप्शन एक है दिल्ली, ठीक है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और यूनियन भी होता है, बट यूनियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। लेकिन बाकी स्टेट्स, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर ऐसा नहीं है। अब क्या आता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीसरी कौन सी आ गई? जो भी टेरिटरीज एक्वायर की जाएंगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सब किस में इंक्लूड होंगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो 3 चीजें हो गई, कौन कौन सी? पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, तीसरा जो भी टेरिटरीज एक्वायर की जाएंगी भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सभी क्या कहलाएंगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस स्टेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी जो टेरिटरीज है वो इसमें इंक्लूडेड है इस यूनियन में? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, मतलब हमारा 7वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इससे क्या हुआ? इससे पहले क्या सिचुएशन थी पहले ये जानते हैं। तो इससे पहले क्या सिचुएशन थी कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। लेकिन
इस अमेंडमेंट के बाद में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में क्या हुआ कि वो कैटेगरी सिस्टम खत्म कर दिया गया और फिर क्या हुआ, वो कैटेगरीज ना होके सारे स्टेट्स इक्वल हो गए। अब वो सब इक्वल है, कोई भी कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है, तो सबके पास समान अधिकार है और समान कर्तव्य भी है, तो सारी स्टेट्स बराबर है। अब तो ये किसके द्वारा आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसके साथ ही कौन सा एक एक्ट पास किया गया, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के द्वारा सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और जो पार्ट कैटेगरी सिस्टम था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या होता है, हाँ, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जब हमारा जो सबसे पहले जब ये एक्ट आया था, तो जो सबसे पहला स्टेट था जो भाषा के आधार पर रिऑर्गेनाइज किया गया था, ये प्री में क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूपी में भी और अदर स्टेट्स में भी, कि भाषा के आधार पर मतलब लैंग्वेज के आधार पर कौन सा सबसे पहला स्टेट है जिसको रिऑर्गेनाइज मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर रिऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के थ्रू, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 बताता है पार्लियामेंट की पावर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज जब किया जा रहा है तो किसी के पास तो पावर होगी ना, तो किसके पास है, स्टेट्स के पास, सॉरी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की। उस रीऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, या तो वो किसी स्टेट को एडमिट कर सकती है। ठीक है, एडमिट करना मतलब किसी को ऐड कर लेना कि ये भी हमारे स्टेट का पार्ट है। ठीक है, हमारी कंट्री का, हमारी यूनियन का एक पार्ट है। और इस्टेब्लिश, या फिर किसी भी एक स्टेट को इस्टेब्लिश कर देना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स को हम लोग मतलब एक स्टेट को 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं और फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, एडमिट करना या फिर इस्टेब्लिश करना, ये दोनों टर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 2 यूज किए गए हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर तो है कि वो किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकती है या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन वो पावर उसको ऐसी दी गई है कि वो अपना डिस्क्रिशन भी यूज कर सकती है, मतलब उसको जो भी सही लगे वो उसके हिसाब से कर सकती है। लेकिन उसकी वो जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंदर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पावर को ऐसे एक्सरसाइज कर रही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिस्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको ही डिफीट कर दे रही है, नहीं। तो पार्लियामेंट भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3 पर। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट फर्स्ट का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे। पहला क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पहले इतना तक रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी न्यू स्टेट्स मतलब नए राज्यों का गठन वो कर सकती है। ये किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, दूसरी पावर क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। ठीक है, तो ऑल्टरेशन कर सकती है मतलब कोई भी बदलाव कर सकती है। ठीक है, बाउंड्रीज मतलब जो भी उसकी किसी भी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की जो भी बाउंड्री है उसको ऑल्टर करने का, उसको उसमें कोई भी बदलाव करने का, कम करने का या ज्यादा करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। उसके पास वो शक्ति है। ठीक है, पावर है। तो ऑल्टरेशन कर दिया किस किस चीज का, एरियाज का, बाउंड्रीज का और किसका, तीसरा क्या है, नेम्स का। ठीक है, तो नाम बदलने का भी जो अधिकार है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो राज्य अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं सिर्फ उन राज्यों का। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनका क्या कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है, एरिया चेंज कर सकती है और बाउंड्री चेंज कर सकती है। और नए स्टेट्स के लिए तो फॉर्मेशन ही है, तो हम इसको कहां से तोड़ेंगे, इस जगह से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एक चीज हो गई और दूसरी चीज क्या हो गई, एंड
ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, अब आते हैं किस किस तरह से कर सकती है, मतलब फॉर्म करेगी तो कैसे करेगी पार्लियामेंट, कुछ तो तरीका होगा ना उसका भी। तो तरीका क्या है, बाय सेपरेशन और यूनिफिकेशन। सेपरेशन कैसे हो गया कि किसी भी एक स्टेट को दो या दो से अधिक पार्ट्स में तोड़ देना, है ना, अलग अलग कर देना। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ था, लेह लद्दाख अलग हो गई, एक यूनियन टेरिटरी बन गई, और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। तो वो कैसे हुआ, बाय सेपरेशन। ठीक है, अब क्या आता है, और यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब किसी दो या दो से अधिक राज्य या उनके जो भी हिस्से हैं, किसी स्टेट्स के जो पार्ट्स हैं, उनको अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिफिकेशन। यूनाइट कर देंगे दो स्टेट्स को या उनके किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट को। एक स्टेट ऑलरेडी था, बहुत बड़ा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, और किसी दूसरे स्टेट का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, और उन दोनों को मिला के क्या बना दिया, एक नया स्टेट, नया राज्य या यूनियन टेरिटरी। तो इस सब में ये जो चीजें दी हुई है उसमें सिर्फ स्टेट नहीं, उसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड। इसके प्रोविजनल पार्ट को छोड़ के बाकी इस पूरे में स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया सेपरेशन या यूनिफिकेशन के द्वारा। दूसरा क्या हो गया, कौन सी पावर है, एरिया को इंक्रीज करने की, मतलब उसके क्षेत्रफल को इंक्रीज कर बढ़ाने की। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास दूसरी कौन सी पावर हो गई कि वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है उसे बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तीसरा तरीका क्या है, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एरिया को कम कर देना, डिमिनिश कर देना। तो डिमिनिश करके भी एरिया को वो चेंज कर सकती है। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज जो लिखा हुआ है ना, दैट इज योर इंक्रीजिंग द एरिया और डिमिनिशिंग द एरिया। ठीक है, इन दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरिया को ऑल्टर। ओके, अब आते हैं ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये हमने बाउंड्रीज जो पढ़ा था ना, तो ये ऑल्टरेशन मैंने बोला था कि कहां फॉर्मुलेशन का यहां तक इंटरप्रिटेशन करना है, ऑल्टरेशन का यहां तक। ठीक है, तो ऑल्टरेशन हमने एरिया का तो कर दिया इन दो तरीकों से, अब किसका, बाउंड्री का। ठीक है, तो बाउंड्रीज का जो ऑल्टरेशन है वो भी कौन करेगा, पार्लियामेंट, ऑब्वियसली। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है कि नहीं, अब ये एक पर्टिकुलर एरिया इस स्टेट में नहीं आएगा, इसकी बाउंड्री अब डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंजिंग द नेम। ओके, तो नेम चेंज करने का भी जो अधिकार है वो किसके पास है, पार्लियामेंट का। किसी भी राज्य का या किसी भी यूनियन टेरिटरी का जो नाम है उसे बदलने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोविजो पार्ट पर। प्रोविजो से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया एग्जैक्टली है कैसा। तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का मतलब क्या है कि जो हमारा संघ है, जो हमारा यूनियन है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने बताया ना कि इंडिया फेडरेशन है, लेकिन वो उस तरह का फेडरेशन ना हो कि हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लाया, यूनियन का, कि हमारा इंडिया जो है वो यूनियन है, किसका, स्टेट्स का। क्योंकि स्टेट्स यूनियन से अलग नहीं हो सकते, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से कोई भी अग्रीमेंट करके या किसी भी तरह से आपस में अग्रीमेंट करके अलग हो जाए। ये पावर स्टेट्स के पास नहीं है, राज्यों के पास या यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है। यूनियन तो हो गया इनडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्यों लिखा है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इसलिए लिखा है कि जो स्टेट्स हैं उनको बदला जा सकता है। ठीक है, उनका एरिया बदला जा सकता है, उनका नाम बदला जा सकता है, और उनकी बाउंड्री भी चेंज की जा सकती है, या फिर उन्हें यूनिफिकेशन या सेपरेशन के द्वारा अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट समझ में आ गया कि मतलब उनको तोड़ा जा सकता है, राइट। अब आते हैं हमारे प्रोविजो पे कि कोई भी बिल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, पहली बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जो फॉर्मेशन या ऑल्टरेशन इस सब का जो भी लॉ होगा, जो भी पार्लियामेंट में पास होगा, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन एक प्री में आया था कि कहीं के, मुझे याद नहीं है कहाँ था, बट किसी प्री में पूछा गया था कि जो सिंपल मेजोरिटी, जो आर्टिकल 3 का जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का जो अमेंडमेंट है, वो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल मेजोरिटी।
ठीक है। अब आते हैं बिल प्रेजेंटेड। बिल जो है वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। पहली बात तो जो आर्टिकल 4 का जो प्रोविजन, सॉरी आर्टिकल 3 का जो प्रोविजन कहता है वो ये कहता है कि जो बिल है वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी रिकमेंडेशन पर। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऐसा कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। पास छोड़ो, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या लेना होगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, ओके, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। तो आर्टिकल 4 क्या बात करता है, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट की। तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट का मतलब कुछ समझ में आया, ओके। तो जब हमारे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, है ना, फॉर्मेशन किया जाएगा, ऑल्टरेशन किया जाएगा, तो हमें और क्या करना होगा, जो फर्स्ट शेड्यूल है और फोर्थ शेड्यूल है हमें उसमें भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है। अब शेड्यूल फर्स्ट किससे डील करती है, तो यूनियन के जो भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। मतलब यूनियन में जो जो चीजें इंक्लूडेड है वो किसमें दी हुई है, शेड्यूल फर्स्ट में, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो एलोकेशन होता है सीट्स का, वो भी तो इफेक्ट होगा ना। अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एरिया वगैरह बदलेगा तो वो भी तो इफेक्ट होगा। तो जो भी चीजें हमारे एक अमेंडमेंट से इफेक्ट होती हैं, हमें उसके साथ साथ और भी अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं उन सभी चीजों में जो उससे इफेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट किसमें होगा, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में। और कैसे अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, तो जो भी सप्लीमेंटल मतलब जो भी हमने अमेंडमेंट किया है ऑलरेडी, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में या जो भी हमने स्टेट्स फॉर्म किए हैं उनमें जो भी हमने अमेंडमेंट किया है उनको कैसे हम लोग प्रभाव में लाएंगे, उनको लाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो वो आपका आ जाएगा सप्लीमेंटल में। और उसी अमेंडमेंट के जो भी पार्ट्स हैं कि कौन कौन सी चीजें और जरूरत पड़ेगी, किनके बिना वो अमेंडमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आ जाएगा इंसिडेंटल में। और कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जो भी उस एक अमेंडमेंट को प्रभाव में लाने के लिए हमें जरूरी अमेंडमेंट्स करने पड़े अपने किसी भी पार्ट में या किसी भी लॉ में, तो वो आ जाएंगे आपके कॉन्सिक्वेंशियल में। तो ये अमेंडमेंट्स आपको अंडर आर्टिकल 4 करने पड़ेंगे, किसमें फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो अमेंडमेंट है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है, वो ये कहता है कि जो भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 2 और 3 में किए जाएंगे या फिर आर्टिकल 4 में किए जाएंगे, सॉरी नहीं, जो भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 4 में किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इवन आर्टिकल 2 और 3 भी इंक्लूडेड है इसमें कि आर्टिकल 2, 3, 4 में जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो क्या नहीं माने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं केस लॉज पर। तो केस लॉज में क्या है, पहला जो केस है वो है स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस सिद्धार्थ श्रीवास्तव 2003। इस केस में क्या कहा गया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ये 2003 का केस है। इसमें कहा गया था कि अगर कहीं पर भी कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है, कोई नया स्टेट इस्टेब्लिश किया जा रहा है या फिर बाइफरकेट किया जा रहा है स्टेट्स को, तो फिर उसके लिए हमें उस भाई जो भी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है किसी भी एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए या फिर किसी भी एक कंट्री को चलाने के लिए, वो तो लाने पड़ेंगे ना उनको हर स्टेट में, है ना। तो कौन कौन से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स, उनको भी इस्टेब्लिश करने की पावर होगी किसके पास, पार्लियामेंट के पास। ये किस केस में कहा गया, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ये 2003 का केस है, ठीक है। अब आते हैं ये आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है, 2016। ओके, अब इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है अगर उसे बाइफरकेट किया जाएगा, ठीक है, अगर किसी भी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा था स्टेट, उसको अगर हमने तोड़ा है किसी भी तरह से, तो हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें जो भी उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा उन दोनों स्टेट्स में या दोनों यूनियन टेरिटरीज में कि इतनी इतनी आप रखिए, ठीक है, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी, ठीक है।
ताकि वो दोनों स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली ये प्री का पार्ट है कि प्री में पूछ किया जाता है कि इसमें अमेंडमेंट जो होता है वो किस मेजोरिटी से होता है, तो सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, या फिर ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये कि बिल प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी टर्म नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। और अगर आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको नहीं समझ में आया, अपनी तैयारी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।